तो सबसे लास्ट एंट्री लेने वाला कौन है मालूम क्या? आदमी, ह्यूमन बींग्स। सपोज वी कैलकुलेट द एज ऑफ दिस कायनात वर्ल्ड, तारामंडल, सब कॉस्मोस की बात कर रहा मैं, सबसे लास्ट कौन आया मालूम? ह्यूमन बींग्स। और सबसे ज़्यादा डिजास्टर किसने किया? ह्यूमन बींग्स। आपको मालूम है उत्तराखंड में, आप आने वाले कुछ सालों बाद आपको उत्तराखंड नक्शे पर नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना माइनिंग हुआ है कि लैंडस्लाइड से सब कुछ खत्म हो रहा है। अभी जम्मू और कश्मीर में 23 टनल्स बन रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 23 टनल जम्मू कश्मीर में अंडरग्राउंड बन रहे हैं। टनल्स का मतलब होता है कि लैंडस्लाइड तो होना ही होना, एक नेचुरल चीज़ होती है, लेकिन ये रफ्तार है ना, एक स्पीड डेमन जिसको बोलते हैं, स्पीड स्पीड मालूम नहीं कहाँ है। मैं हरदम बोलता हूँ कि मंजिल के आते ही मेरा पाँव कट गया, मंजिल के आते ही मेरा पाँव कट गया, और फ्लाईओव्हर के आते ही मेरा गांव कट गया। तुम्हाला बैलगाडी दिसते का? बैलगाडी कुठे गेल्या बैलगाड्या आपल्या? आपल्याला मला आठवतं, कारण आम्ही बैलगाड्यांचा आवाज ऐकायचो, ते गाईच्या गळ्यातील घंटी कुठे गेले ते? हाईवे पर बैलगाड़ी नहीं डाल सकते आप। बॉम्बे पुणे रोड के ऊपर में मैं बड़े धीरे से मेरे घर से निकला और मैं 60 स्पीड पे गाड़ी चलाने लगा, तो मेरे को ऐसा लगने लगा मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ करके। मेरा बेटा मेरे को बोला साइड में आ जाओ थोड़ा, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, ओनली 120, अदरवाइज यू विल बी पीनलाइज बाय 1000 रुपीज़। आपको फाइन लगेगा, आपको 120 में चलाना है। अब मैं अपन पुराने स्टाइल, अपन 60 भी मेरे को मजा आ रही। यू गॉट इट? वर्ल्ड हैज चेंज्ड, आपको उसके साथ भागना है, येट अपने गोल्स अचीव करना है। बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने आयुष वाला कोर्स किया, फिर ये किया। यस, अचीव वॉट एवर इज गेटिंग। अभी आप लोगों को जो चांस पेरेंट्स ने दिया है ना, ग्रैब इट। डोंट थिंक कि चला टाइम पास कर दो, नो, ग्रैब इट। MSW करून घ्या, काय माहीत कहीं नौकरी नहीं मिली, एक अच्छा बिकम अ गुड स्पीकर। मोटिवेशन काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, लाइफ कोच की बहुत गरज है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग बोलना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग। दिस वाज नॉट, मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, मेरा प्रोग्राम ऐसे रहते हैं, ये इन लोग जानते हैं। और ये मेरे पे क्यों भरोसा करते हैं मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस मैन, दिस यंग मैन, यू नो, आई सल्यूट आशीष। आशीष सवेरे से 5 अलग अलग स्कूल में ऐसे की कंपटीशन लेके ये प्रोग्राम कर रहा है, और इसके बाद हम लोग इंडिया पीस सेंटर में एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बाजू में इंडिया पीस सेंटर कर रहे हैं। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको लगता है कि अमन का पैगाम हर तरीके से बोला जा सकता है। मी सांगितलं ना, गरीब माणसाला एक चपाती भेटली तर ते पीस आहे। एका बाईला तिच्या घरात किराणा भरला की बघा तिच्या चेहऱ्यावर कसा आनंद येतो। एका मुलीला तिची डिग्री जेव्हा मिळाली तिला खूप बरं वाटतं। एका वडिलांना जेव्हा आपले शेर अर्ज करता है, क्लिक हो गया यार, बड़ा नाजुक शेर है, हाँ, डेलिकेट शेर है। बॉस पीछे वाले, हेलो बॉस, हाँ जागो थोड़ा सा, ठीक है, हाँ हाँ, शेर अर्ज है खास तुम्हारे लिए। एक छोटी सी लड़की ने जब छीना मेरे हाथों से गिलास, एक मासूम सी छोटी सी लड़की ने जब छीना मेरे हाथों से गिलास, वो मुझे बड़ी औरत सी लगी, वो मुझे बड़ी औरत सी लगी। और अपने आखिरी बेटी की शादी निपटाकर वो औरत यूं सोई, मासूम बच्ची सी लगी। अपने आखिरी बेटी की शादी निपटाकर वो औरत यूं सोई, मुझे मासूम बच्ची सी लगी। डायलेक्टिक्स में एक लहान मुलीने जेव्हा ग्लास घेतला, मला वाटलं अरे बापरे हे कोण, आणि तिकडेच ती, कारण तिच्या लहान तिच्या आईवरती कितीतरी त्राण असेल, है ना। और वो आप ही ने कभी कहा था कि
सभी रो रहे थे बिलक कर तो मैं भी रोने लगा। सभी रो रहे थे फूट कर तो मैं भी रोने लगा, वरना मुझे मेरी बेटी की विदाई अच्छी लगी। सब रोने लगे तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझे मेरे बेटी की विदाई अच्छी लगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सच ब्यूटिफुल थिंग्स। एक शेर, फिर उसके बाद फरहान आपका नंबर है। मेरे कार्यक्रम में आई नेवर से आपको ये कहना है, या मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये गाइडलाइन रहेगा, नो सॉरी। वरना फिर आर्ट को अगर आपने फ्रेम कर दिया तो क्या फ़ायदा, कोई भी चीज़। ठीक है ना। शेर अर्ज है, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये जानकर के तुम्हारा इंतज़ार लाजमी है, उम्र भर घड़ी की तरफ नहीं देखा, और कहीं रोक न ले मुझको कोई रोता हुआ चेहरा, गली से निकला तो गली की तरफ नहीं देखा, गली से निकला तो गली की तरफ नहीं देखा। फ्रेंड्स, फॉर अ चेंज I will request Mr. Om. Om, you are free to talk about your book. Om has written that book, Ink and Emotions. सुनते हैं हम लोग, वो आप जैसा यंग बच्चा है, क्यों लिखा, उसकी why he was inspired to write this book. Let us listen from him. Om Bajaj, please. ये पूरा मेडिकल लाइन हो गया, वकील हो गया, ये आरजे है, मेरा कुछ मालूम, मैं तो बन जा रहा हूँ यार, मैं फकीर आदमी हूँ। हेलो सबका, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कोई पोएट नहीं हूँ, मैं आप ही के जैसा हूँ। मैं यूजुअली उस साइड में बैठने का आदी हूँ, इस साइड में मैं पहली बार आया हूँ। तो लेकिन वर्ल्ड पीस डे पर एक छोटी सी स्टोरी मुझे पहले याद आ रही है, उसके बाद मैं अपनी बुक के बारे में बात करूँगा। एक बार मैं ऐसे ही ओला करके जा रहा था, बैंगलोर या हैदराबाद की बात थी। तो मैंने देखा कि जो ड्राइवर है वो 20-22 साल की थे। पहले तो मैंने उनके ड्राइवर सीट के पास, जहाँ पे क्लच वगैरह होता है, वहाँ पर देखा कि एक छोटी सी बैट रखी है। मैंने उनको बहुत ही इससे पूछा कि भाई सर, आपने यहाँ पे बैट क्यों रखी है भैया? क्योंकि बैट रखेंगे मतलब मारने वाली बैट, हॉकी स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आप खेलते हैं क्या? नहीं। बोले अगर झगड़ा हो गया तो क्या करूँगा? मैं एयरपोर्ट से जा रहा था वापस, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। मैंने सोचा कि चलो उनको पूछते हैं, और थोड़ा सा बोला सामने वाले के पास बड़ी बैट रही तो क्या करोगे? बोले मैं छोटी सी जो पिस्टल आती है वो खरीदूँगा। मैं बोला सामने वाले के पास बड़ी पिस्टल रही तो क्या करोगे? बोले मैं AK-47 खरीदूँगा। तो फिर मैंने बोला ये कब तक चलता रहेगा? आप तो ऐसे करके मिसाइल तक पहुँच जाओगे। तो बहुत अच्छे से मतलब बोले पता नहीं। तो आज देश के बीच में भी यही हो रहा है। हम इंडिया वाले रखेंगे, रशिया यूक्रेन में भी यही चीज़ हो रही है कि नेता जो है वो छोटी पिस्टल से शुरू करते हैं, फिर वो न्यूक्लियर मिसाइल तक चले जाते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जो मिसाइल बनी है वो कभी कभी यूज़ तो होगी ही। तो ये अमन के नाम पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमन मतलब वॉर लाइक फीलिंग शुरू कहाँ से होती है और उसको रोका कैसे जाए। तो मैं IT फील्ड से हूँ, इसलिए मैं अभी तक टेस्ट कर रहा था कि माइक चल रहा है कि नहीं। अभी मैं एक्चुअली बुक पर आऊँगा। ये IT वाले टेस्ट करते हैं पहले हर चीज़ को। तो जैसा कि मैंने बोला, ये बुक मैंने एज एन हॉबी ही लिखी थी। एज अ हॉबी ही मैंने ये चीज़ को शुरू किया था। जितना प्रमोट करने के लिए मैंने मेहनत नहीं की है, उतनी इब्राहिम सर ने इसके लिए मेहनत की है, ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इंक एंड इमोशंस बेसिकली जैसे कि
डॉक्टर सर ने भी बोला कि एक ज़िंदा और एक मरे हुए इंसान में क्या होता है, तो एक जानवर और एक इंसान में क्या फ़र्क होता है। एक आपका नॉर्मल घर पे किसी के कुत्ता पाला होगा तो वो भी वफ़ादार है। वफ़ादारी एक इमोशन है, एक रहने का एक तरीका है, लेकिन इंसान भी वफ़ादार है। लेकिन इंसान और ह्यूमंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो होती है आपकी, जैसे जेलसी हो गई, बिट्रेयल हो गया, जानवर और पशु पक्षी ये नहीं दिखा सकते। तो इमोशंस ह्यूमंस का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बिना इमोशंस के आप इंसान नहीं बन सकते जितना आप इमोशंस को समझ के बन सकते। तो एक ही पोयम, क्योंकि एक ही पोयम सुनाऊंगा मैं। तो ये पोयम है एक राजा के बारे में। राजा की एक छोटी सी कहानी है। तो एक राजा थे, वो बहुत ही दूर, एक बहुत ही उनका बहुत विशाल प्रदेश था। वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ी रैली उन्होंने एक दिन रखी, और रैली को उनको बहुत ही बड़े बड़े सब रथ वगैरह सब रेडी थे, वहाँ पे वो जा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने पूरे अच्छे से तैयार हो गए, सब अपना क्राउन वगैरह जो था वो पहन लिया, लेकिन उन्होंने ऊपर अपना जो जैकेट शर्ट जो इस टाइम पे पहनते हैं, उस टाइम पे एक ऐसा ऊपर का जो कोट था वो पहनना वो भूल गए। तो बिना कपड़ों के वो अपने इसके ऊपर पूरा छाती फूल ला के वो चले गए। तो उनके साथ क्या हुआ ये पोयम में लिखा है। Once upon a time, in a land far, far away, there lived a great king, wise in every way. One day, he went out for a rally, but forgot to wear clothes so casually. Unaware of his mistake, he walked with pride. His subjects bowed down, not a word to confide. They feared to tell their king the truth, but laughed behind his back, a hidden proof. The king's head held high, not a care in the world. He marched on, his flag unfurled. For he did not know his mistake. His ignorance was his greatest strength, for heaven's sake. तो हमारे राजा चल रहे थे बिना कपड़ों के, उनकी छाती एकदम फुली हुई थी, लोग उनके पीठ पीछे हंस रहे थे, लेकिन सामने उनको झुककर सलाम कर रहे थे। उनको सामने झुककर सलाम कर रहे थे। तो इस राजा से हमको क्या सीख मिलती है? Sometimes not knowing can make you more confident. You focus on things in control, not so dependent. Ignorance perhaps is a blissful state, a lesson from the king never late to contemplate. Let this tale remind us to look within and find strength in things we don't know akin. To the king's pride, let us hold our heads high and embrace the unknown with an hopeful sigh. तो इस राजा से हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे कि राजा परफेक्ट नहीं था। अगर मैं यहाँ पे बिना शर्ट के खड़ा होता फुल कॉन्फिडेंस में, तो आप लोग यहाँ से क्लास ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरे पे ज़रूर हंसते, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं हंसता। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि राजा अपने सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं था, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह से निकला उसने अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जो लोग थे, जो बाकी के सब चीज़ें थी, उसके तरफ वो टोटली इग्नोरेंट था, जिसके वजह से वो अपने पूरी ताकत से जैसे वो बिना कपड़ों के भी चल पाता वैसे चल पाया। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आप लोग अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप लोग वही सोचते रह जाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा आपकी वीकनेसेस के ऊपर ध्यान देते हैं कि ये तो काला है, ये तो बहुत ही मोटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। कमज़ोरी पे लोग ध्यान देंगे। आपको आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके अंदर है, इंटरनल जो आपके फैक्टर्स है, उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये इंटरनल फैक्टर्स ही है जो आपको एक प्राउड और कॉन्फिडेंट इंसान में बदलेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हमेशा पीछे ही खींचेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं इस पोएम के थ्रू दूंगा आप लोगों को। तो मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ पे इब्राहिम सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ड्रीम फाउंडेशंस, गॉडेस फिल्म्स का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया। इसी के साथ मैं अपने शब्द ख़त्म करता हूँ।
थैंक यू सो मच बच्चे। अभी आपसे ओम अपनी कविताओं के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन ओम जो नन्हा बालक है वो जब मंच पर थे तो ऐसा लग रहा था कि एक विश्वविद्यालय के वो अधिष्ठाता हैं, और इस तरह से उन्होंने ज्ञान की बातें की जो अमूमन इस उम्र के बच्चों में देखी नहीं जाती, क्योंकि बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन ये छोटन उत्पात नहीं मचा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मैसेज यहाँ दे रहे हैं जो आने वाली युवा पीढ़ी के ज़िंदगी में मार्गदर्शन करेगा और उनको अच्छा नागरिक बनने की, जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। तो ज़ोरदार तालियां आप लोग इनके लिए बजा सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि बीच बीच में मैं भी आता जाता रहूँगा, क्योंकि राजेश भाई और हमारी आदतें बहुत मिलती है, मिलती जुलती है हमारी। एक लाइन वाले हम बंजारा लोग, उन्होंने कहा ना हम बंजारे हैं, भटकते रहते हैं। तो एक बार ऐसी हुआ, राजेश भाई और मैं एक दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए। उसको कहा कि भाई जल्दी से 1 किलो एप्पल दे दे, लड़ाई होने वाली है। जल्दी से 1 किलो एप्पल दे दे, लड़ाई होने वाली है। दुकानदार परेशान, कहाँ लड़ाई होने वाली है? तो राजेश भाई बोले अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी जब तू इस एप्पल के पैसे मांगेगा। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को पहले वापस अपनी ओर बुला लेता हूँ कि थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया था, ऐसा लग रहा था आप ओरिजिनल क्लासरूम में आ गए थे। इनको वापस से क्लासरूम से बाहर निकालना पड़ता अभी, है ना। दोस्तों, ज़िंदगी वो फलसफा है जहाँ संघर्ष किया जाता है। एक लेक्चर वाली बात है तो मैं बोला इसी मोड में कर लूँ जब आप लेक्चर वाले मोड में हैं। आपकी जैसे अर्शिया मैडम है हिंगन घाट की, अभी पता चला फरीद भाई का भी जन्म स्थान हिंगन घाट ही है। चलिए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन संघर्ष की, जैसे इन्होंने बात की, सब्र की, संघर्ष की, राजेश भाई ने बताया कि कैसे उनको डॉक्टर ने कहा था कि अब तो तुम ख़त्म 2004 में, लेकिन उन्होंने संघर्षों से लड़कर कैसे जीत हासिल की। अर्शिया मैडम की ज़िंदगी भी कोई कम संघर्षों से भरी नहीं है। हमने देखा, हम छोटे थे, इनकी जिस तरह से घर गृहस्थी, पढ़ाई, बच्चे, फिर एक मुस्लिम टिपिकल फैमिली में रहने के बाद में सीमाएँ, मतलब क्या कहेंगे, उसकी जो अपनी हदें हैं, वो सारी चीज़ों को निभाते, जिम्मेदारी से पूरा करते हुए आज वो यहाँ आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ये हमारे को बड़ी खुशी हो रही देखकर। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग वक्त के साथ चल नहीं सकते वो अपने गमों को खुशी में बदल नहीं सकते। जो लोग वक्त के साथ चल नहीं सकते वो अपने गमों को खुशी में बदल नहीं सकते। एक बार अपनी नसों के खून को खौला के देखो, कौन कहता है पत्थर पिघल नहीं सकते? कौन कहता है पत्थर पिघल नहीं सकते? तो ये ज़रूरी होता है दोस्तों। आपकी वो उम्र है अभी कि जहाँ से आपको टर्न होना है। हम जब पढ़ते थे तो लोग बोलते थे 10वीं जो है एसएससी और टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन अब दौर बदल चुका है। इस दौर में आपका टर्निंग पॉइंट है। तो एक शेर ऐसे भी याद आता है कि ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये शेर मैं हमारे आदरणीय पांडे साहब यहाँ बैठे, वरिष्ठ पत्रकार, जब मैं नन्हा था, बिल्कुल फरहान से भी बहुत छोटा था, जब मैं 19 साल का था, 94-95 जब पत्रकारिता क्षेत्र में मैं नागपुर आया था, तो पांडे साहब से उस समय से मेरा परिचय है। और साहित्य प्रेम, कला प्रेमी ऐसे ही कि हर रंगमंच पर उनकी मौजूदगी होती है, बड़ा सहेजते हैं, सराहते हैं। एक शेर आपको समर्पित करता हूँ पांडे साहब कि ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं किया, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं किया। और अपना लहू दे के मैंने जलाए हैं चिराग, अपना लहू दे के मैंने जलाए हैं चिराग, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया। तो ऐसे हमारे पांडे साहब आज यहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय KR बजाज साहब जो ओम के पिताजी भी हैं और मेरे बड़े अच्छे मार्गदर्शक हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। ये सारी लाइन में हमारी मैडम है जो हमसे उम्र में, अनुभव में अधिक है। उम्र वैसे कोई मायने नहीं रखती, अनुभव में हमसे ज़्यादा है। उम्र कोई आंकड़ा होता है, लेकिन अनुभव हमसे ज़्यादा है। तो ये तीनों चारों जो हमारे से सीनियर है, मतलब हम आपसे सीनियर हैं, ये हमसे भी सीनियर है, मतलब ये आपके हिसाब से परदादा वाली, ग्रैंडफादर वाली श्रेणी में है। तो इन लोगों को भी एक बात करता हूँ अर्ज़ कि हमारे ज़ख्म पे मरहम की पट्टी कौन बांधेगा? हमारे ज़ख्म पे मरहम की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? हमारे ज़ख्म पे मरहम की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और बड़े बुज़ुर्गों, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा? वरना सर पे पगड़ी कौन बांधेगा? तो दोस्तों, मैं आया था सिर्फ और सिर्फ फरहान काजी साहब को बुलाने के लिए, क्योंकि बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। लेकिन क्या होता है कि जब तक
बिके न थे तो कोई पूछता नहीं था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो दोस्तों, फरहान के ताल्लुक से हमने बहुत की, आप भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि फरहान से अभी तक आप लोग परिचित नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में ना, तो वो उस लाइन में भी आप गए नहीं एंटरटेनमेंट के। लेकिन आज आप जब फरहान से मिलेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से कौन सा है आपका, रेडियो मिर्ची पर इनका सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक के शो चलता है। आप रेडियो में, FM में सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि जितने मीठे हैं उससे ज़्यादा मीठी बातें करते हैं। मैं उनको आपके हवाले करता हूँ शेर के साथ। बड़ा उर्दू का शेर है, मगर मुझे लगता है आपके समझ में आएगा। अल्लामा इकबाल का शेर है, जो हमारी समझ में नहीं आते कभी कभी, कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों के आगे जहाँ और भी है, मतलब आसमान के आगे सितारे, उसके आगे दूसरा, वो अभी कॉस्मोस की बात कर रहे थे, वो है ना। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की सॉरी गॉड, अल्लामा इकबाल ने, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा बसेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों के आगे जहाँ और भी है। मैं आप लोगों की ज़ोरदार तालियों के बीच एक ऐसे स्टार को बुलाने जा रहा हूँ जो खुद बड़े बड़े स्टार को बुलाते हैं। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक ऐसे स्टार को बुलाने जा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए शायद हमारी कतारें भी लगेंगी यहाँ नागपुर में। इस बात का यकीन राजेश भाई ने दिलाया है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ फरहान को मैं आप लोगों के बीच आमंत्रित करता हूँ। चेक। कहीं भी कुछ भी सब कुछ बोला नहीं करते, कहीं भी कुछ भी सब कुछ बोला नहीं करते, सूरज के सामने दिए मुंह खोला नहीं करते। तो मेरी जो शुरुआत हुई है, ये वही शख्सियत को देख के मैंने शुरू किया। और जनरली 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे, मैं मुशायरा जाया करता था। और उस टाइम से आप मुझे देख रहे हैं, और मन संचालन कैसे होता है हमने इनको देख के सीखा है। और आज उनके बगल में बैठना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। राजेश जादव सर, मैं इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बताया था उन्होंने कि फरहान के भी अब्बा नहीं मान रहे थे और मेरे भी अब्बा नहीं मान रहे थे। जो 3 इडियट वाली पिक्चर तो थी, हाँ, वो बाद में आई, पहले वो हमारे घर हो चुकी थी। सो मैं JEE करने वहाँ गया था। इंजीनियरिंग की कोर्स होता है JEE, आपको पता होगा। तो आप भी वही कर रहे हो क्या? कोई कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हो चुका है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा किया नहीं किया आपने। तो वही राजेश दादा से ताल्लुक़ हुआ मेरा। ये सर आते थे उस टाइम पे जब कोई फैकल्टी नहीं आती थी, तो ये एक ब्रिज गैप फील करने के लिए वहाँ पे आया करते थे कि यार कोई नहीं आया तो मैं पढ़ा लूँगा। और सर शुरू होते हैं तो कोई 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर नहीं होता, वो 2-3 घंटे के लेक्चर में तब्दील हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, उस वक्त भी आपने मुझे बचा के रखा। और हम लोग दीवार कूद के जाया करते थे सर और मैं, भले मेरे टीचर थे, लेकिन हम लोग कॉलेज से झूठ बोल के मूवीज़ देखने जाते थे। हम लोग, एक दिन सर का फ़ोन आता है कि सर फरहान क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा। तो चल पेंच घूम कर आएंगे। ये ऐसे टीचर और स्टूडेंट का हमारा रिश्ता रहा है। और यकीन मानो, मुझे कुछ भी नहीं पता था आज क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मुझे इन पे यकीन था कि बस जाना है और चले जाना है। होता कि किताबों के पन्नों की तरह भी अगर मेरी ज़िंदगी पलटे तो क्या बात है। किताबों के पन्नों की तरह भी अगर ज़िंदगी पलटे तो क्या बात है। किताबों, सर थोड़ा आप, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा कि किताबों की पन्नों की तरह अगर ज़िंदगी पलटे तो क्या बात है। ऐसी महफिल अगर रोज़ सजे तो क्या बात है। किताबों की पन्नों की तरह अगर ज़िंदगी पलटे तो क्या बात है। ऐसी महफिल रोज़ सजे तो क्या बात है। वैसे तो लोग दिल ले जाते हैं कत्ल करके किसी का, कोई अपनी बातों से दिल जीत जाए तो क्या बात है। ये वो शख्सियत है जो बातों से कत्ल भी कर देते हैं। वो कलम और कत्ल में क्या अंतर होता है, शायद यही लोग अच्छे से बखूबी बता सकते हैं। और बारिश अभी का मौसम था, तो एक शेर मुझे, ये बैठे बैठे एक अंजुम बहुत अच्छी शायरा है, उनका शेर मुझे याद आता है कि क्यों बारिश में मुझे साथ ले जाना चाहती हो तुम अंजुम, क्यों बारिश में तुम मुझे साथ ले जाना चाहती हो अंजुम।
इस शहर में आग लगाने का इरादा है क्या? तो ऐसे कुछ शेर अशार कभी मैं अपने रेडियो शो में भी करता हूँ। 98.3 रेडियो मिर्ची मेरा फ्रिक्वेंसी है। अगर आप कभी कार में बैठे हो, घर पे रेडियो सेट खोल शुरू कर रहे हो, तो 98.3 आप सेट करके मुझे सुबह 7 से 12 सुन सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि जितने शेर मैंने यहाँ कहे या कभी हाँ, नवाज के साथ तो जो हुआ मैं बता नहीं सकता। तो एक चीज़ है सुखविंदर सिंह साहब के साथ। सुखविंदर सिंह आप जानते हो ना, बहुत अच्छे सिंगर है, और वो यहाँ आए हुए थे। मतलब मैंने कहीं से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। मैंने पता किया कि वो कितने बजे होटल कब कहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं वहाँ पहुँचा, उनको अपना इंट्रोडक्शन दे कि सर मैं आरजे फरहान रेडियो मिर्ची से। जस्ट 2 मिनट की हमारी बात हुई, उसके बाद 2 घंटे हमारा इंटरव्यू चला, और वो 2 दिन नागपुर में थे और दोनों दिन वो मेरे साथ घूमे। तो सुखविंदर सिंह एक ऐसे कलाकार, और दूसरी और आदित्य रॉय कपूर, जहाँ हमारा 11 बजे का इंटरव्यू फिक्स हुआ था और इंटरव्यू सुबह 4 बजे हुआ। तो इस पत्रकारिता में, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहाँ एक तरफ फूल है तो दूसरी तरफ कांटे भी वैसी है। जहाँ सुखविंदर सिंह ने 2 मिनट में मुझे इंटरव्यू दिया तो आदित्य रॉय कपूर ने 5 घंटे मुझे वेट कराया। और ये हमारा काम होता है कि यार आपको वेट करना है, आपको कंटेंट चाहिए तो आपको रुकना पड़ेगा। आजकल थोड़ा सा ना इगोस्टिक जर्नलिज्म हो गया है कि यार अगर मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहा, अब बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप कभी नहीं कर सकते हो। आप भी अगर कभी किसी को अप्रोच करते हो तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलती या वक्त लगता है तो वक्त लगने दो, क्योंकि जहाँ वक्त लगता है वहाँ चीज़ें बेहतर होती जाती है। और मुझे जैसे रेडियो मिर्ची में जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो मैं रिजेक्ट हो गया था, दूसरी बार देने गया तो मैं फिर रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ, और तीसरी बार जब सिलेक्शन हुआ तब मैं प्राइम टाइम आरजे बनकर आया। अगर मैं उस वक्त सिलेक्ट हो जाता तो शायद मैं ज़िंदगी भर आफ्टरनून शो में, मिड टाइम शो में घसते रहता कि नहीं यार आपको छोटा मोटा शो करने चले जाना है। लेकिन 2 साल मुझे वक्त लगा ताकि मैं वहाँ की सबसे बड़ी पोस्ट पे आके बैठ सकूँ। तो ये वक्त लगता है। तो आपको भी कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी कि यहाँ थोड़े से निगेटिविटी मिलेगी कि यार सही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। बट वो 2-3 साल बाद जब घूम के आएगा ना तो आप बोलोगे कि यार क्या सही चीज़ हुई है। वैसे सब लोग यहाँ पे शेर सुनने के लायक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ऑडियंस है, तो मैं सुना देता हूँ। मैंने अभी लिख के रखे थे यहाँ पे। अच्छा, कितने दोस्त हैं यहाँ पे, पहले मैं उस पर सुनाता हूँ। सब दोस्त यार बैठे हैं यहाँ पे, तो मैंने वो भी लिखा था कि ज़मीं से आसमां पे चल के देख लेते हैं। इरशाद भाई, ज़मीं से आसमां पे चल के देख लेते हैं, हम भी बुलंदियों पे चढ़ के देख लेते हैं। ज़मीं से आसमां पे चढ़ के देख लेते हैं, हम भी बुलंदियों पे चढ़ के देख लेते हैं। और वो दोस्त जो रोज़ कहते थे कि हम जान दे देंगे तेरे लिए, चलो आज उन्हें आजमा के देख लेते हैं। ये मुझे फ़ोन आ रहा है केबीसी से, अभी उनको फ़ोन कट किया। एक 9 तारीख का शूट है साहब, वहाँ पे केबीसी मुझे बुलाया है, तो उनके आर्ट डायरेक्टर का फ़ोन था कि दुआ दिए रोशन मोहब्बत कबूल करते हैं। दुआ दिए रोशन मोहब्बत कबूल करे, वो आए और मेरे अश्क वफ़ा कबूल करे। वो आए और मेरे अश्क वफ़ा कबूल करे। वो आईने से अगर मुतमईन नहीं है तो फिर, वो आईने से अगर मुतमईन नहीं है तो फिर मेरी आंखें बतौर आईना कबूल करे। और इससे एक और शेर मुझे याद आता है कि तू इस और निगाह न कर, मैं गज़ल की पलखें सवार लूँ। तू इस और निगाह न कर, मैं गज़ल की पलखें सवार लूँ। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना, मैं तुझे आईने में उतार लूँ। एक बार सर और मैं कहीं ट्रैवल करते थे, एक शेर उनको मैंने सुनाया तो फिर से मुझे अचानक से याद आ गया कि, और ये शेर अभी मुझे जब आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जयपुर में, तब मैंने वहाँ भी पढ़ा था कि जिन्हें सर अजीज़ हो वो ज़रा हट के चले। इब्राहिम साहब, कि जिन्हें सर अजीज़ हो वो ज़रा हट के चले, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चाहिए। बिल्कुल, और ये पागलपन बहुत